हेलो एवरीवन, दिस इज इंद्र विक्रम। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं हमारे चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस के चैप्टर 7 के एक हिस्टोरिकल टाइमलाइन के बारे में। यह हिस्टोरिकल टाइमलाइन आपको कुछ ऐसे इवेंट्स के बारे में बताएगी जो इवेंट्स रेनेसांस, रिबर्थ या यूरोपियन सिटीज़ के रिवाइवल में लैंडमार्क इवेंट्स थे। लैंडमार्क इवेंट्स का मतलब है ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट जिन्होंने कुछ बड़े चेंजेस जो है वो सोसाइटी में लाए, ठीक है। और इन्हीं चेंजेस की वजह से सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक चेंजेस हुए। तो शुरू करते हैं। द 16th and 17th सेंचुरी टाइमलाइन मीन्स 16th और 17th सेंचुरी, 16वीं और 17वीं शताब्दी में, 16वीं और 17वीं शताब्दी में 16th सेंचुरी और 17th सेंचुरी में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं जिन इवेंट्स को हम लैंडमार्क इवेंट्स की कैटेगरी में रख सकते हैं। लास्ट वीडियो जो आपने देखा था डिबेट्स विद इन क्रिश्चियनिटी, तो डिबेट्स विद इन क्रिश्चियनिटी में मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपसे डिस्कस करी थी। क्रिश्चियनिटी में कैसे कैसे रिफॉर्म्स हुए, उसी वीडियो के कॉन्टिन्यूएशन में हम इस वीडियो को ले रहे हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि आपको ईयर वाइज कुछ इवेंट्स बताए गए हैं। तो ये ईयर वाइज इवेंट्स जो हैं वो हम पढ़ रहे हैं। क्लियर है? चलिए, तो 1516 के आसपास, 1516 के आसपास ये वो टाइम है ऑलरेडी जब रिवाइवल जो है यूरोप का चल रहा है। यूरोपियन रिवाइवल जो है वो इस समय चल रहा है और यूरोपियन रिवाइवल अपने पीक पर है। इटालियन स्टेट्स यानी वेनिस, फ्लोरेंस और जेनोवा नाम के जो शहर हैं, इन शहरों में जो नया कल्चर डेवलप हो रहा था, जिस नए कल्चर को हमने नाम दिया था ह्यूमनिस्ट, ठीक है, ह्यूमनिस्ट। तो ये जो ह्यूमनिस्ट व्यू है, इस ह्यूमनिस्ट व्यू के और ज़्यादा शार्प होने, डेवलप होने में कौन कौन से इवेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला 1516 में थॉमस मोर्स की एक यूटोपिया नाम की एक बुक पब्लिश होती है। थॉमस मोर जो है वो एक बहुत बड़े आप कह दें पॉलिटिकल फिलोसोफर, ठीक है, और स्कॉलर हैं जिन्होंने आगे जाकर ये बुक लिखी, यूटोपिया। तो यूटोपिया जो है ये बुक पब्लिश हुई। इसका मतलब बेसिकली यूटोपिया वर्ड का मतलब होता है गुड प्लेस, रहने के लिए एक अच्छी जगह। ये लिटरल मीनिंग हो गया यूटोपिया का। अब यूटोपिया जो उन्होंने लिखी हमारे थॉमस मोर ने, ये बेसिकली एक फिक्शनल जो है वो आप कहते हैं क्रिएशन है ना। फिक्शनल क्रिएशन का मतलब है कि एक आदर्श, एक रहने की अच्छी जगह का मतलब एक ऐसी आदर्श जगह की कल्पना की है थॉमस मोर ने, जिसमें उन्होंने कहा कि एक फिक्शनल आइलैंड है, ठीक है, जिस फिक्शनल आइलैंड में वहाँ की जो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक कंडीशन है वो कुछ इस तरीके से है, दैट कैन बी टर्म्ड एज अ वेरी आइडियल और वेरी गुड प्लेस टू लिव, ठीक है। तो एक ऐसे आइलैंड की, एक ऐसे स्टेट की कल्पना करते हैं, एक ऐसे सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक स्टेटस की कल्पना करते हैं जो आदर्श है, जो रहने के लिए, सभी के रहने के लिए बहुत अच्छी जगह है, ठीक है। तो ये लोगों के दिमाग में एक आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत करने वाली चीज़ थी। यूटोपिया बहुत बड़े लेवल पर पॉलिटिकली लोगों को इन्फ्लुएंस करने वाली थी कि हाउ एन आइडियल सोशल स्ट्रक्चर शुड बी एस्टैब्लिश्ड, किस तरीके से एक आदर्श जो सामाजिक संरचना है उसको स्थापित करना चाहिए, पॉलिटिक्स का क्या रोल होना चाहिए, किस तरीके से इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो रन करना चाहिए। ये सारा कुछ जो है वो यूटोपिया में रखा जाएगा, लिखा जाएगा, ठीक है, कंपाइल्ड किया जाएगा और आगे जाके ये एक तरीके से सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन रहा है लोगों का, ठीक है, प्रेरणा का स्रोत बन रहा है लोगों का। चलिए, तो एक तो ये यूटोपिया बुक हुई। उसके बाद अगले ही साल मार्टिन लूथर राइट्स द 95 थीसिस। मार्टिन लूथर के बारे में आपको पिछले वीडियो में जो है वो बताया जा चुका है। मार्टिन लूथर जो है ही हिमसेल्फ वाज अ मॉन्क, कि अपने आप में खुद एक सन्यासी, एक साधु है, मॉन्क है। और उस ज़माने में जो क्रिश्चियनिटी में और स्पेशली जो कैथोलिक चर्च है आपका, कैथोलिक चर्च में जो करप्शन चल रहा है, इस करप्शन के अगेंस्ट मार्टिन लूथर जो है बहुत बड़े लेवल पर वॉइस रेज करेंगे, ठीक है। और खुद इन्होंने जो विरोध किया उसको इन्होंने क्या कहा, नाम दिया प्रोटेस्टेंट, ठीक है, प्रोटेस्टेंट। मार्टिन लूथर का बेसिक आइडिया ये था कि हमें ये जो कैथोलिक चर्च के
इंट्रोड्यूस किए हुए कस्टम्स हैं, रिचुअल्स हैं, इनको मानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कस्टम्स, ये रिचुअल्स, ये ट्रेडिशंस बेसिकली जो हैं वो और रिलीजन को स्पॉइल कर रहे हैं आगे। ये एक्चुअल रिलीजन का हिस्सा नहीं थे, ये वास्तविक धर्म का हिस्सा नहीं थे, ये बाद में धर्म में ऐड किए गए हैं। और कोई भी व्यक्ति अगर फेथ रखे, ठीक है, और जीसस में भरोसा रखे, ठीक है, जीसस में फेथ रखे और बाइबल को पढ़े, सिर्फ बाइबल को फॉलो करे, तो बाइबल को फॉलो करके भी वो क्या है, परफेक्शन तक पहुंच सकता है। और ही और शी कैन कल्टिवेट द लव ऑफ गॉड, ठीक है, वो ईश्वर के प्रति अपने प्रेम को कल्टिवेट कर सकता है। क्लियर है। मार्टिन लूथर किंग ने उस समय जितनी भी करप्ट प्रैक्टिसेस थी पोप की, चर्च की, उन सारी करप्ट प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट एक थीसिस लिखी थी, जिसमें विशेषता उन्होंने इंडल्जेंस वगैरह की जो प्रैक्टिसेस थी उनको बहुत ही आप कह दें अनएथिकल प्रैक्टिस बताया था। इंडल्जेंस क्या है इसके बारे में हम अपने पिछला वीडियो जो है जिसमें हमने एक्सक्लूसिवली इस टॉपिक को टच किया है, डिबेट्स विद इन क्रिश्चियनिटी, ये जो है ये सारा इंडल्जेंस उसमें कवर है कि इंडल्जेंस बेसिकली होते क्या थे। तो इंडल्जेंस और इसके अलावा टैक्सेबल जो है ना एसेट्स होते थे चर्च के, या टैक्सेबल एसेट का मतलब जिन लोगों पर जो उनके एसेट के आसपास लोग रहते थे उनके ऊपर जो टैक्सेस लगाते थे, तो इन सब के बारे में इसने लिखा है मार्टिन लूथर ने, और उसको हम कहते हैं 95 थेसिस। तो 95 थेसिस भी जो है वो इसी समय प्रकाशित होगी, और 95 थेसिस वाज लाइक एन आई ओपनर, ठीक है, लोगों की आंखें खोलने वाली थी, लोगों को गाइड करने वाली थी, ठीक है, और आप कह सकते हैं कि एक नए जो परिवर्तन चल रहा था उस परिवर्तन को गाइड करने वाला एक डॉक्यूमेंट था। होपफुली आपको लिंक हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद 1522 में लूथर ट्रांसलेटेड द बाइबल इनटू जर्मन। लूथर ने बाइबल को वाइड स्प्रेड करने के लिए, ठीक है, ज़्यादा लोगों तक उसकी पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए, और विशेषतः जो जर्मन चर्चेस का एक मैं कह दूं कि मोनोपोली था, ठीक है, सोसाइटी के ऊपर रिलीजन को लेके, ठीक है, और जो जर्मन चर्चेस की करप्ट प्रैक्टिसेस थी उनको रेक्टिफाई करने के लिए कह दो, या आप कह दो उनके अगेंस्ट एक तरीके का प्रोटेस्ट लॉन्च करने के लिए इन्होंने बाइबल को जर्मन लैंग्वेज में लॉन्च किया, ठीक है, ट्रांसलेट किया, ताकि लोग बाइबल को पढ़ सकें और बाइबल के प्रति अपनी फेथ को एक्सप्रेस करें, ना कि इन चर्च और चर्च के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, स्पेशली जो करप्ट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके प्रति, ठीक है। तो 1522 में मार्टिन लूथर बाइबल को जर्मन लैंग्वेज में जो है वो ट्रांसलेट करेंगे, और ये जर्मन लैंग्वेज में जो ट्रांसलेटेड बाइबल है वो बड़े लेवल पर स्प्रेड होगी, कॉमन लोगों तक पहुंचेगी, और वो डायरेक्टली धर्म को बहुत अच्छे से जान सकेंगे, और जानने के बाद अपनी डिपेंडेंसी चर्च और पोप के ऊपर कम करते चले जाएंगे। तो कुल मिला के कह सकते हो कि प्रोटेस्टेंट जो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं उसी मूवमेंट को ये आगे बढ़ाना है। 1525 में एक अगला डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि ये वो समय था जब आपका पॉलिटिकल सिस्टम और रिलीजियस सिस्टम दोनों एक दूसरे के साथ टकराव में था, ठीक है। तो इसी दौरान हमारा रिलीजियस सिस्टम जो है वो क्या है यानी कि जो चर्चेस हैं वो जो अननेसेसरी टैक्सेस इंपोज कर रहा है उसके अगेंस्ट में रिवॉल्ट्स होंगे। क्लियर है। इसलिए ये टाइम है 1525 पेजेंट अपराइजिंग, यानी जर्मनी में इस जमाने में बड़े लेवल पर क्या हुए, विरोध हुए, विद्रोह प्रदर्शन हुए, पेजेंट्स की अपराइजिंग होनी शुरू हुई, ठीक है। 1543 तो ये वो टाइम है 1543 जब एक नया चेंज हुआ साइंस और मेडिसिन के फील्ड में। तो आपको पता है कि भाई जो रिवाइवल है, ठीक है, इस रिवाइवल का मतलब ही था कि अब ह्यूमन सेंट्रिक हो गया था सब कुछ, और इसलिए ह्यूमन सेंट्रिक जैसे जैसे सोसाइटी होती गई लिटरेचर भी वैसा होता चला गया, और अब विज्ञान जो होता था उसमें इंसान के अध्ययन की जो ज़रूरत है वो ज़्यादा महसूस की जा रही थी, या आप कह सकते हैं कि जो साइंस है उसमें ह्यूमंस को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही थी। उनका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, स्केलेटल स्ट्रक्चर, ह्यूमन ब्रेन और बॉडी के बाकी वाइटल पार्ट्स की वर्किंग, ये सारा कुछ जो है वो अब सेंटर ऑफ स्टडी हो गया था। तो एंड्रियस वेसालियस जो है उस समय एक बहुत बड़े प्रोफेसर हैं जिन्होंने पहली बार एनाटॉमी को परफॉर्म किया,
और एनाटॉमी को परफॉर्म किया, यानी ह्यूमन बॉडी को डाइसेक्ट करके ह्यूमन बॉडी के सारे इंटरनल जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनकी स्टडी और ह्यूमन बॉडी की जो बनावट है उसकी आंतरिक संरचना है उसको स्टडी किया, इसीलिए इन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी भी कहते हैं। ठीक है, सो एंड्रियस वेसेलियस वाज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी बिकॉज ऑफ हिज कॉन्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इन्होंने अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए एनाटॉमी में। स्टडी करने के बाद इन्होंने रिपोर्ट्स निकाली, राइटिंग्स करी, और बाद में इनकी राइटिंग्स की वजह से, इनके रिपोर्ट्स की वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी। 1559 अगला इंपॉर्टेंट लैंडमार्क, एंग्लिकन चर्च एस्टैब्लिश्ड इन इंग्लैंड, क्योंकि अब इंग्लैंड में जो चर्च थे, ठीक है, ये अपने आप कह सकते हो कि जो बदमाशियां हैं, धृष्टताएं हैं, है ना, उसकी सीमाएं पार करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे थे। तो चर्च के बारे में आपको पता ही है कि चर्च जो है वो किस लेवल पर करप्ट था, और चर्च का करप्शन जो है वो धीरे धीरे पॉलिटिकल जो हमारे लीडर्स हैं यानी राजा वगैरह हैं इनको भी चैलेंज कर रहे थे। तो करप्शन तो था ही, और इसके साथ साथ पॉलिटिकल लीडरशिप, तो इनकी डे टू डे फंक्शनिंग पे भी इंटरफेरेंस हो रहे थे, हस्तक्षेप होते चले जा रहे थे। और इंग्लैंड के राजाओं को, फ्रांस के राजाओं को ये पसंद नहीं था। तो फ्रांस में तो हो गई सही, बेसिकली इंग्लैंड में पहली बार, यहाँ पर आपको याद होगा कि इंग्लैंड में जो उस समय स्कॉलर्स हैं उन्होंने एक नए व्यू को प्रस्तुत किया कि चर्च की जो फिस्कल और जस्ट जुडिशियल अथॉरिटीज़ आ रही हैं, बेसिकली किससे निकल के आ रही, ये आ रही डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन से। यानी बहुत पहले रोमन साम्राज्य का जो राजा था, सम्राट था कॉन्स्टेंटाइन, वास्तविकता में इसी ने क्या किया था, चर्च को जुडिशियल और ये जो फिस्कल या फाइनेंशियल पावर्स हैं ये दिए थे। तो अब राजा चाहे तो उनको ऑब्वियस ही बात है विड्रॉ भी करा सकता है आगे। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए चर्च की सारी संपत्तियां जो है वो टैक्सेबल करार दे दी जाएंगी। सारी संपत्तियों का मतलब जो भी एक्स्ट्रा संपत्ति होती थी चर्च की उसको टैक्सेबल करार दे दिया गया। ठीक है, चर्च को पॉलिटिकल स्फीयर में, राजनीतिक डोमेन में इंटरफेयर करने से रेस्ट्रिक्ट किया गया, और पोप के जो राइट्स हैं जुडिशियल और जो ये आपके फाइनेंशियल राइट्स हैं इनको भी छीन लिया गया, उससे डिप्राइव किया गया। और आपके जितने भी इंग्लिश चर्च थे, ठीक है, यहाँ पे एंग्लिकन चर्च से मतलब है जितने भी इंग्लिश चर्च थे, ठीक है, इंग्लैंड के, वो सारे के सारे चर्च जो है वहाँ पर ऑफिशियली किंग और क्वीन जो है वो हेड के तौर पर डिक्लेयर किए गए। मीन्स अब कौन होगा ब्रिटिश या इंग्लिश चर्चों का प्रमुख, राजा या रानी। 1569 में अगला लैंडमार्क इवेंट है गेराडस मर्केटर, ही प्रिपेयर सिलेंड्रिकल मैप ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो पहली बार आगे देखोगे कि अब सिलेंड्रिकल मैप जो है वो अर्थ का प्रेजेंट होगा, प्रिपेयर होगा, जो हेल्प करेगा आगे की जो सी वॉयजेस हैं इनको फैसिलिटेट करने में। क्योंकि पहले जो आपके मैप बना करते थे वो मैप आपके जो बाइबल है और जो मैं कह दूं कि उस समय क्रिश्चियन जो लीडर्स हैं उनके हिसाब से उनका दृष्टिकोण चूंकि था कि पृथ्वी चपटी है, इसलिए पृथ्वी चपटी है तो आप एक निश्चित दिशा तक यात्रा करें और उसके बाद तो बड़ा मुश्किल है। तो जो मैपिंग वगैरह भी की जाती थी वो एक लॉन्ग टर्म या लॉन्ग विजन या डिस्टेंट विजन को ध्यान में रख के नहीं की जाती थी, है ना, एक बहुत रेस्ट्रिक्टेड टेरिटरी की ही मैपिंग होती थी। और उसमें भी यही कंसेप्ट था कि पृथ्वी तो चपटी है तो अब आगे क्या, और पृथ्वी के बारे में बहुत कुछ पता भी नहीं था। लेकिन ये वो समय था जब धीरे धीरे ज्योग्राफिकल रिसर्च होने शुरू हो जाएंगे और तमाम जो सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट एशिया के हमारे जो स्कॉलर्स हैं, ठीक है, इन स्कॉलर्स के नॉलेज को भी कंबाइन करके ये हमारे जो गेरार्डस है इसने सिलेंड्रिकल मैप प्रेजेंट किया अर्थ का। इसी मैप को इस्तेमाल करके अब आगे और समुद्री यात्राएं होंगी और यूरोपियंस का नए देशों की तरफ सफ़र करना शुरू होगा। ये मैप और अभी इंप्रूव होता चला जाएगा, ध्यान रखिएगा। फिर 1582 में अगला लैंडमार्क चेंज आया जो आज तक अभी कंटिन्यू है। ठीक है, वो कौन सा चेंज था? ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है इसको इंट्रोड्यूस किया था। और इसका नाम ग्रेगोरियन कैलेंडर क्यों पड़ा? क्योंकि इसको इंट्रोड्यूस करने वाला जो था वो था पोप ग्रेगरी 13। तो पोप ग्रेगरी 13 जो है इसने बेसिकली इंट्रोड्यूस किया था ग्रेगोरियन कैलेंडर को। इसे न्यू स्टाइल ऑफ कैलेंडर भी कहा गया था उस जमाने में जब ये बन के आया था। और आज भी यही कैलेंडर जो है वो क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, न्यू स्टाइल कैलेंडर या ग्रेगोरियन कैलेंडर।
इसके पहले ओल्ड स्टाइल कैलेंडर इस्तेमाल किया जाता था। ओल्ड स्टाइल कैलेंडर जिसे हम कहते हैं वो बेसिकली क्या है, वो आपका जूलियन कैलेंडर भी कहलाता है, ध्यान रखिएगा। तो इसका नाम भी जूलियन कैलेंडर इसलिए है क्योंकि इसको सबसे पहले जो है वो बनवाया था या बनाया था एक तरीके से, याद होगा आपको, जूलियस सीजर। ठीक है, तो जूलियस सीजर का नाम हम सब ने कहीं ना कहीं सुना हुआ है। जूलियस सीजर ये राजा हुए थे, ठीक है, रोम में। तो जूलियस सीजर ने इसको डेवलप किया था, डेवलप करवाया था एक्चुअली। तो उन्हीं के नाम पर उसे जूलियन कैलेंडर नाम रख दिया गया और बाद में फिर इसको रेक्टिफाई करके और इसमें चेंजेस करके न्यू स्टाइल ऑफ कैलेंडर बना, जिसे हम ग्रेगोरी कैलेंडर भी कहते हैं। ये लूनर साइकिल के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, सूर्य की जो के दिन हैं उनके ऊपर बेस्ड है और सूर्य के मूवमेंट के हिसाब से। सूर्य के मूवमेंट का मतलब जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट सूर्य के चारों तरफ मूव करते हैं, है ना, तो उनके मूवमेंट और उस मूवमेंट के अकॉर्डिंग जो डे और नाइट्स होते हैं, जो पैटर्न चेंजेस आते हैं, उसके हिसाब से बनाया गया ग्रेगोरियन कैलेंडर, उसी के ऊपर बेस्ड है। और इसके अलावा जो आज मॉडर्न जो आप 365 दिनों का एक डिवीजन करते हैं साल भर का, कि साल में बेसिकली कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, तो ये जो मेजरमेंट है वो आपका यहीं आएगा। क्लियर है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा 1628 में मेडिसिन के फील्ड में कुछ और डेवलपमेंट हुए। अब ये सारे जो डेवलपमेंट है, देखो ये क्यों पढ़ना इंपॉर्टेंट है, या मैं कहूँ कि क्यों हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं एटलीस्ट, है ना। तो मैं थोड़ा सा हर एक टाइम का एक आपको एक हल्का सा आइडिया भी देता चला जा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो एक एक टॉपिक अपने आप में बहुत बड़े टॉपिक हैं, मतलब एक एक लाइन ही अपने आप में एक बहुत बड़े टॉपिक्स हैं, बट उतना ऑब्वियस ही बात है, हमारे काम का भी नहीं है। तो ये इसलिए भी ज़रूरी है इन डेवलपमेंट्स को स्टडी करना, क्योंकि यही साइंस फील्ड, आर्किटेक्चर, आर्ट्स, है ना, इनके फील्ड के जो डेवलपमेंट्स हैं, यही डेवलपमेंट्स क्या हैं, ह्यूमनिस्टिक व्यू को और आगे लेके जा रहे हैं, उस रेनेसांस को, उस पुनर्जागरण या रिवाइवल को और कंसोलिडेट कर रहे हैं। ठीक है, लोगों की सोच को अब डार्क पीरियड से मॉडर्न फेज की तरफ लेके आ रहे हैं। सो साइंस के फील्ड में बहुत बड़े लेवल पर, रिमार्केबल लेवल पर चेंजेस हुए। और आपने देखा कि अभी जो वेसेलियस था, एंड्रियस वेसेलियस, जिसने एनाटॉमी स्टडी करी थी, उसने आगे और थ्रस्ट दिया, लोगों को और मोटिवेट किया बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स को स्टडी करने के लिए। और उन्हीं में से एक पर्सन है जिनका नाम है विलियम हार्वे, जो उस जमाने में पहली बार क्या करेंगे, ब्लड सर्कुलेशन की स्टडी करेंगे। ठीक है, सो ही लिंक्स द हार्ट विद द ब्लड सर्कुलेशन। इन्होंने बकायदा विलियम हार्वे को ही क्रेडिट दिया जाता, ध्यान रखिएगा, ब्लड सर्कुलेशन की खोज करने का। ही इज क्रेडिटेड टू डिस्कवर द ब्लड सर्कुलेशन, रक्त परिसंचरण या ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी का जो क्रेडिट जाता है वो किसको जाता है, विलियम हार्वे को जाता है। तो हाउ द हार्ट फंक्शंस, हृदय किस तरीके से काम करता है, हाउ इट पंप्स द ब्लड, कैसे वो ब्लड को, रक्त को पंप करता है पूरे शरीर में, ये सारा ज्ञान जो है वो किसमें चर्चा किया गया है, वो चर्चा किया गया है मतलब किसके द्वारा, विलियम हार्वे के द्वारा चर्चा किया गया है। और आगे जाकर इसने ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी के स्टडी को और थ्रस्ट दिया और वाइटल ऑर्गन्स जो हैं उनको और अच्छे से स्टडी किया जाने लग गया। क्लियर है? साथ ही साथ अब आपका मेडिसिनल साइंस वगैरह में भी ग्रोथ होगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ऑर्गन्स के बारे में पता चलेगा, वैसे वैसे उनसे रिलेटेड डिजीजेस, उनसे रिलेटेड डिफॉर्मिटीज जो हैं उनको भी ट्रीट किया जाएगा। क्लियर है? फिर 1673 में जब ये डेवलपमेंट 1628 में हो गया, तो 1673 में एक लंबे अंतराल के बाद एक नया डेवलपमेंट हुआ, एकेडमी ऑफ साइंसेस सेटअप इन पेरिस। तो आपको पता होगा कि इस तरह से ब्रिटेन और फ्रांस, इन सब में साइंस के डेवलपमेंट में जो भी कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए जाते थे, जो भी नए रिसर्च होते थे, उनको पब्लिश कराने के लिए सोसाइटी बनी थी इंग्लैंड में, रॉयल सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड, याद होगा आपको। क्लियर है? तो रॉयल सोसाइटी ऑफ जो लंदन है, बेसिकली रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में कोई भी पर्सन जब रिसर्च करेगा, कोई पर्सन जब किसी भी नए नतीजों पे पहुंचेगा, तो वो अपने विचारों को साइंटिफिक कम्युनिटी के सामने कैसे रखेगा, थ्रू द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। अपने रिसर्च पेपर्स को सबमिट करके, डिबेट और डिस्कशंस को ऑर्गेनाइज करके वो अपने एक नए कंसेप्ट को स्टैब्लिश करेगा। तो जब तक उसको रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के साइंटिस्ट के अप्रूवल्स नहीं मिलते थे, सब कंसेंसस के साथ एग्री नहीं होते थे, ड्रॉबैक्स और सारे जो भी पॉजिटिव, प्रॉज एंड कॉन्स, नेगेटिव सब कुछ है वो देख नहीं लेते थे, तब तक उसी की तर्ज में फ्रांस में आगे जाके एकेडमी ऑफ साइंसेस का डेवलपमेंट होगा।
उसी के और आगे डेवलपमेंट में हम चलें तो आइजैक न्यूटन्स ने प्रिंसिपिया मैथमेटिका नाम की बुक पब्लिश करी। आइजैक न्यूटन्स अब तक बहुत आगे बढ़ चुके थे साइंस और मैथमेटिक्स और ज्योग्राफी के फील्ड में, क्योंकि कोपरनिकस जिन्होंने ये सफ़र शुरू किया था, कोपरनिकस तो अपने ज़माने में ऐसे ही चले गए बिना नई थ्योरी को पब्लिश किए या नई थ्योरी को एस्टैब्लिश किए। हालांकि उन्होंने थ्योरी एस्टैब्लिश कर दी थी, बट बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ चर्च के फियर के चलते उन्होंने इसको पब्लिश नहीं किया था, ध्यान रखिएगा, कोपरनिकस ने, ठीक है। इसलिए आगे जाके वो सारी चीज़ें पब्लिश होंगी और ये सब चीज़ें जो है वो व्यक्ति के जो ह्यूमनिस्टिक व्यू है, ठीक है, उस ह्यूमनिस्टिक व्यू को और ज़्यादा मजबूत कर रही हैं और मटेरियल क्रिएशन, मटेरियल जो डेवलपमेंट है उसकी तरफ लोगों का जो रुझान है उसको और मजबूत और कर रही हैं और उसको और बढ़ाते चली जा रही हैं, ठीक है। तो ये एक टाइमलाइन हो गई। मैं चाह रहा था कि बस आपको आइडिया लग जाए कि ईयर वाइज कौन कौन से ऐसे लैंडमार्क इवेंट हुए जिन्होंने उस रेनेसांस को, उस रिवाइवल को एक तरीके से थ्रस्ट दिया। तो ये यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं और इसके बाद एक इसी चैप्टर के अगले वीडियो की तरफ चलेंगे, ठीक है, जिसमें हम और अन्य पहलुओं को डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू।